रेस्ट इन पीस। ग्रेटर नोएडा, जनकपुरी और रोहिणी, इन तीनों जगह मौत के गड्ढों को नजरअंदाज करने वाला सिस्टम शायद सिर्फ दुख व्यक्त करके अपना फर्ज इसी तरह पूरा मान लेता है, क्योंकि सिस्टम जानता है लापरवाही दबानी हो तो बलि के बकरे हमेशा मिल जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के नाले नुमा गड्ढे में गिरे युवराज ने आखिरी सांस तक गुहार लगाई, लेकिन सामने खड़े बचाव कर्मी उसे बचा नहीं पाए। जनकपुरी में 25 साल के कमल ध्यानी बस वक्त पर अपने माता पिता की एनिवर्सरी के लिए घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन एक खुले गड्ढे में गिरने के बाद पूरी रात उनका शव वहीं पड़ा रहा। और अब रोहिणी में खुले सीवर के मैनहोल में गिरकर कारपेंटर बिरजू की मौत हो गई। 24 घंटे बाद उसका शव निकाला गया। फिर भी सवाल वही है, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही आखिर तय क्यों नहीं हो रही? इन सभी मामलों में लीपापोती की स्क्रिप्ट किसने लिखी? और मरने वालों को इंसाफ तो नहीं, लेकिन सिस्टम को बलि के बकरे जरूर मिल गए। एक एक कर पूरी कहानी जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में आपको हम बताने वाले हैं। 10 फरवरी 2025 की शाम का वक्त था, जब दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिली कि रोहिणी के सेक्टर 32 में बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास एक खुले नाले में गिरने से 30 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले बिरजू कुमार के रूप में हुई, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। सोमवार रात रोहिणी सेक्टर 32 में इसी इलाके में डीडीए की जमीन पर बने मैनहोल के पास बिरजू कुमार और उसका दोस्त घर जा रहे थे। इस दौरान बिरजू खुले मैनहोल में गिर गया। बताया गया कि दोनों ने दिन भर शराब पी रखी थी और घटना के वक्त वो नशे में धुत थे। गौर करिएगा, शायद यही वो बात थी जो आने वाले इस पूरे मामले में पुलिस के लिए एक बड़ा तर्क बन गई। दोस्त ने कहा कि उसने कुमार को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो घर चला गया क्योंकि वो बहुत नशे में था। अगले दिन कुमार का कोई पता नहीं चला। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस ने वहां तलाशी अभियान चलाया और मैनहोल के पास उसकी चप्पलें मिली। कुमार की मौत की पुष्टि मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई, जब उनका शव सीवर से बरामद किया गया। मृतक के दोस्त ने कहा, मैं दौड़कर वापस आया और उसे आवाज दी, लेकिन पानी में होने के कारण वो मुझे सुन नहीं पाया। मैं क्या कर सकता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बुधवार को जिस मैनहोल में बिरजू गिरा था, उससे ढक दिया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार देर रात तक उस मैनहोल को और उसी सड़क पर मौजूद कुछ दूसरे मैनहोलों को भी ढक दिया गया था। लेकिन सोचिए जरा कि एक खुला गड्ढा जिसमें कोई भी गिर सकता था, चाहे शराब पी हो या फिर नहीं। जय किशोर राय ने अपने चचेरे भाई बिरजू कुमार को आखिरी बार करीब 1 साल पहले बिहार के समस्तीपुर में ही देखा था। बुधवार को दोपहर करीब 3:30 बजे जय ने बिरजू को एक बार फिर देखा, लेकिन इस बार उसका शव दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की मॉर्चरी से बाहर निकाला जा रहा था। जय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिरजू 15 से 16 साल की उम्र में काम करने दिल्ली आया था। जय खुद नजफगढ़ में पेंटर का काम करता है, जबकि बिरजू बेगमपुर में मजदूरी करता था। दोनों की मुलाकात कम ही हो पाती थी। बिरजू की पत्नी और उसके 3 बच्चे, 6 साल, 4 साल के 2 बेटे और 2 साल की बेटी बिहार में रहते हैं। उसकी 75 साल की माँ भी वहीं है। परिवार के सभी लोग बिरजू की कमाई पर ही निर्भर थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि बेगमपुर की ये 2 लेन वाली सड़क लोग अक्सर शाम के बाद इस्तेमाल करने से बचते हैं। सड़क के दोनों ओर निर्माणाधीन इमारतें और खाली प्लॉट है। वार्ड 27 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर ब्रह्मादत्त शर्मा ने मीडिया से कहा, यहाँ कई मैनहोल खुले रहते हैं, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट काम करती है। आगे वाला चौराहा चक्कू चौक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चाकूबाजी और लूटपाट की भी कई घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार जानवर भी खुले मैनहोल में गिर चुके हैं।
वहीं पुलिस ने एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, सार्वजनिक रास्ते पर खतरा और 106 लापरवाही से मौत जोड़ दी है। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना के सामने आने के बाद लिखा था, 2 आदमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में सड़क पर जा रहे थे और चलते चलते एक गड्ढे में एक इंसान गिर गया। जहां गिरा वो गड्ढा एक गहरा नाला था, लाश नहीं मिली। रेखा गुप्ता की सरकार सिर्फ फोटोबाजी और भाषणबाजी की नकारा सरकार है। इनको सरकार नहीं चलानी, सिर्फ सर्कस चलाना है। कुमार की मौत 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत के 5 दिन के बाद हुई है, जो 5 फरवरी को दिल्ली के जनकपुरी में अपनी मोटरसाइकिल चलाते वक्त दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था। गौर करने वाली बात है, कमल ध्यानी ने कोई शराब नहीं पी हुई थी। शुक्रवार करीब आधी रात हो चुकी थी। 25 साल के कमल ध्यानी ने गुरुवार रात 11:53 पर अपने जुड़वा भाई को फ़ोन किया था और ये भी कहा था, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। उनकी प्लानिंग थी कि अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी वो केक काट कर मनाएंगे। केक तो डाइनिंग टेबल पर बिना काटा पड़ा रहा। 30 मिनट बीत गए लेकिन कमल घर नहीं पहुंचे। कई कॉल्स का जवाब न मिलने पर उनके माता पिता परेशान होकर कमल की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने उसके ऑफिस, पार्क, सड़कों और पुलिस थानों सागरपुर, डाबरी, मंगलपुरी, जनकपुरी, पलम, रोहिणी में सब जगह पूछताछ की। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि कमल 24 घंटे से भी कम वक्त पहले गायब हुए थे। उन्होंने 2 कर्मियों को मदद के लिए भेजा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने कहा सुबह 11 बजे वापस आना, तब गायब व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराएं। अगली सुबह दुखद खबर आई। कमल, जो HDFC बैंक रोहिणी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करते थे, वो गड्ढे में मृत पाए गए। वो और उनकी मोटरसाइकिल जनकपुरी इलाके में एक निर्माण स्थल के गड्ढे में गिर गए, जो कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर कार्य के लिए खोदा गया था। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक कर्मचारी योगेश को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने कमल को गड्ढे में गिरते देखा और पुलिस को बताया नहीं बल्कि ठेकेदार को फोन कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि कौन राहगीर या कर्मचारी ऐसे मामलों में पुलिस तक जाएगा? जब यूपी की ग्रेटर नोएडा में नाले में डूबते युवक को बचाने की कोशिश करने वाले को ही पुलिस ने परेशान कर बयान बदलवाया था, तो सोचिए सिस्टम कैसे अपनी लापरवाही के लिए किसी को बलि का बकरा बना देता है। कमल की मौत सिस्टम फेलियर से ज्यादा कवर अप की कहानी लगती है। दिल्ली पुलिस भले ही योगेश की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही हो, लेकिन याद कीजिए ग्रेटर नोएडा का मामला, जब युवराज नाम का शख्स नालेनुमा गड्ढे में गिरा और मोनिंदर नाम के डिलीवरी बॉय ने उस दौरान पुलिस की लापरवाही को मीडिया के सामने उजागर किया, तो उसने दावा किया कि पुलिस उस पर बयान बदलने का दबाव बनाती रही। ऐसे में योगेश या कोई भी कर्मचारी क्यों इस मामले में पुलिस तक जाएगा? चलिए अब युवराज वाला मामला भी आपको विस्तार से बता ही देते हैं। 17 जनवरी 2026 की रात को घने कोहरे के बीच युवराज गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। सेक्टर 150 टी पॉइंट के पास उनकी कार निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी वाले गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा करीब 20 से 70 फीट गहरा था। कार टूटी बाउंड्री वॉल को तोड़कर गिर गई। युवराज किसी तरह से कार की छत पर पहुंच गए और मदद मांगने लगे। युवराज ने पिता को फोन किया, कहा पापा मुझे बचा लो, कार नाले में गिर गई है। पिता राजकुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पहले वो आसपास के नाले के पास गए लेकिन कुछ नहीं मिला। करीब 30 मिनट तलाश करने के बाद उन्होंने देखा कि बेटा कार की छत पर लेटा हुआ है। युवराज बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसने टॉर्च जलाकर जिंदा होने का संकेत भी दिया। पिता ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। घनी धुंध वाली ठंडी रात में बर्फ जैसे पानी में युवराज फंसकर करीब 90 मिनट तक जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे। वो अपनी डूबती गाड़ी की छत पर चढ़ गए, बार बार मोबाइल की टॉर्च जलाकर इशारे करते रहे और लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल तो पहुंची। उन्होंने रस्सी फेंकी लेकिन रस्सी युवराज तक नहीं पहुंची। क्रेन मंगवाई गई मगर वो भी काम नहीं आई। मौके पर गोताखोर नहीं थे। पिता ने बताया कि पुलिस वाले पानी में उतरने से
मना कर रहे थे। पिता ने कहा उनका बेटा उनकी आंखों के सामने नाले में डूब गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। डूबने के बाद कई घंटे तक राहत बचाव का प्रयास चला, लेकिन देरी हो गई। अंत में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान आए। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद युवराज को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गड्ढा करीब 2 साल पहले एक मॉल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था और खुला छोड़ दिया गया। आसपास की सोसाइटी का सीवर का पानी इसमें भरता रहा, क्योंकि हिंडन नदी में पानी छोड़ने पर रोक थी। इससे ये गड्ढा गहरे और गंदे पानी का तालाब बन गया। एफआईआर में बताया गया कि उस जगह ना तो कोई बैरिकेटिंग थी, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था, और ये भी बताया गया कि बिल्डरों की ओर से भारी लापरवाही बरती गई। और यहाँ भी चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस डिलीवरी बॉय ने कहा था कि वो युवराज को बचाने इस नाले में उतर सकता है, उसी पर बयान बदलने का दबाव पुलिस पर आने लगी। मोनिंदर ने हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की देरी और लापरवाही को जब उजागर किया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ही परेशान किया जाने लगा। यानी कहानी कोई भी हो, लेकिन सिस्टम पर बात नहीं आनी चाहिए। मौत हुई, ठीक है, किसी न किसी को मोहरा तो बना ही दिया जाएगा, पर असल जिम्मेदार अधिकारियों तक आंच भी नहीं आने दी जाएगी। और आप जानते हैं कि युवराज वाले मामले में भी उसकी मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक सीसीटीवी लीक हुआ था जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि युवराज अपने डूबती गाड़ी में था, लेकिन उससे पहले उसने शराब पी थी। एक लंबा चौड़ा बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसने शराब पी थी, इसीलिए वो उस खुले गड्ढे में गिर गया। लेकिन आखिर ये खुले गड्ढे, ये खुले नाले, इनका जिम्मेदार कौन था? आखिर प्रशासन और इस सिस्टम फेलियर पर बात क्यों नहीं आती? गड्ढे ढके गए हों या फिर नहीं, मौत की कहानी पर कवर अप तो जरूर होगा ना। फिलहाल के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।